गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th। बेटा कल हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था मानव भूगोल। मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, और इसमें से कुछ जो है हमने रीड कर लिया था। भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल के कितने पार्ट होते हैं, और इसके अलावा हमने जो है इसमें पढ़ा था, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, और ये जो पेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं यहाँ तक हमने बताया था आपको। पर्यावरणीय निश्चयवाद से अभिप्राय है कि जो पर्यावरण है वो निश्चित है, अर्थात मनुष्य उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। जैसे कि आदि मानव काल में मनुष्य जो है वो अपने आप को पर्यावरण की दशाओं के अनुसार जो है वो बचाने की कोशिश करता था, ना कि वो पर्यावरण में फेरबदल करने की कोशिश करता था, और इसे ही पर्यावरणीय निश्चयवाद का नाम दिया गया था। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। प्राचीन जो मानव है वो प्रकृति के अनुसार अपने कार्य करता था, प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति को माता समझता था, और उसकी जो भयावह तस्वीरें थी, अर्थात तेज बारिश आना, आंधी आना, ओले पड़ना, ये सब उसके लिए जो है बड़ा ही डरावना होता था, और वो इन सब से बचने के लिए गुफाओं आदि में जो है वो अपने आप को बचाता था। आगे है मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण क्या है? बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। किसी व्यक्ति का नाम है बेंदा, उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांव में मिलती है भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, और यहाँ जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरी कृषि करता है, उसका जो कबीला है उसके जो समुदाय में जो लोग हैं वो स्थानांतरी कृषि करते हैं। बेंदा व उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए, अर्थात उसकी उर्वर क्षमता को बढ़ाने के लिए, उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अपने चारे अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, प्लास और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, अर्थात शरण दी है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। विसर्पी अर्थात सांप की गति से जो पेंडा को पार कर बेंदा नदी नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चूल्हों भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन के गजरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं, अर्थात पेड़ पौधे हैं छोटे जो कि खाने के प्रयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन से? गजरा और कुचला, जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी। वन में जो आत्माएं निवास करती हैं, कौन सी आत्माएं? पेड़ पौधों के अंदर भी तो आत्मा निवास करती है, उन आत्माओं की यहाँ बात की गई है, और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी, अर्थात उसे जड़ी बूटियाँ जो उसको स्वस्थ बनाए रखती हैं, उनकी ज़रूरत है, वो उसे प्रदान करेंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक हैं।
वो वस्तु विनिमय करेगा आगामी पूर्णिमा को। ये जो जनजातीय बस्तियां हैं इनमें मेले लगते हैं और वो उनका समय निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो मेला लगने वाला है वो पूर्णिमा को लगेगा और यहाँ पर वो जड़ी बूटियों का विनिमय करेगा और बदले में कुछ और लेगा। वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? अपने यहाँ उपस्थित वस्तु को देकर कोई दूसरी वस्तु जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है उसको खरीदना वस्तु विनिमय, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पर भी ये जो बेंदा है वो जड़ी बूटियां एकत्रित कर रहा है जो उसकी यहाँ पर पाई जाती हैं जंगल में, और उनको वो पूर्णिमा के दिन जो है वस्तु विनिमय के रूप में प्रयोग करेगा। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। उस चीज को वो याद करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यान पूर्वक सुना होता जब उसके पूर्वज उसे बता रहे थे कि वो जड़ी बूटियां कहाँ पाई जाती हैं। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र, प्रवाही गति से मीन्स तेज गति से, पवन के प्रवाह की गति से, बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं। वितान के पीछे, पेड़ियों के पीछे अदृश्य हो जाना, छिप जाना, और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। इट मीन्स वो उन्हें दूसरे जो बाहरी लोग हैं उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं कि आज आज के समय में जो वन है उन पे बड़ी विकट समस्या, और बाहरी लोग जो हैं वन और वन जीव जंतुओं का शिकार करते हैं, उन्हें जो है महंगे दामों पर बेचते हैं। उनके जो जैसे हाथी दांत के दांत हुए, उनके स्किन्स हुई, ये सब जो है, इसलिए हमारे जो जंगली जानवर हैं, वन्य जीव हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है बाक्स की आत्मकथा। यह प्रकृति मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। जो बॉक्स की कथा है वो एक घर के बारे में जो है प्रतिनिधित्व करती है जो प्राचीन काल में हुआ करता था, आदिम मानव काल में हुआ करता था। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। अर्थात प्राचीन मानव जो है वो प्रकृति के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाकर चलता था। वो ना तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता था और ना ही प्रकृति से बहुत अधिक अपेक्षा रखता था। आप अनुभव, उसमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था। वो लालच के पीछे काम नहीं करता था, सिर्फ उसका जो जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए वो अपना कार्य करता था। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। जो उस समय आदि मानव काल में जो सभी चीज़ें थी वो किस पर निर्भर करती थी? प्रकृति पर। और प्रकृति एक बहुत ही शक्तिशाली बल था, पूज्य थी, सत्कार योग्य थी, अर्थात जिसकी पूजा की जा सके, जिसको आदर दिया जा सके, तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है अपने पोषण के लिए, अपने लगा जो है जीवन यापन के लिए, और वर्तमान में भी वो निर्भर करता है। लेकिन कुछ लालची लोग जो है अपने लालच को पूरा करने के लिए लगातार प्रकृति का जो है विनाश करते जा रहे हैं, जो कि आगामी आने वाले समय में बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि माता प्रकृति किसे कहते हैं? तो भौतिक पर्यावरण को हम माता प्रकृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। अपने अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव जो है, जैसे जैसे मानव विकास करता जा रहा है वो अधिक उन्नत प्रौद्योगिकी क्या होता है बेटा? नई नई टेक्निक्स का विकास करता जा रहा है। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। हम एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं बेटा। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, जो गेहूं वगैरह आदि मानव काल में उगाए जाते थे तो वो उसे काटने के पश्चात कूट कर उनसे गेहूं निकालते थे। लेकिन वर्तमान में
क्या आ गई, मशीनें, थ्रेसिंग मशीनें, कटिंग मशीनें आ गई हैं जिनसे हम निकालते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये प्रौद्योगिकी का विकास है। और प्राचीन काल में अभाव था इस प्रौद्योगिकी का, और वर्तमान में हमने उसे विकसित कर लिया, इसलिए हम विकास की ओर, स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा, पर्यावरण से जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं ना, उनसे संभावनाओं को जन्म मिलता है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानव की जो क्रियाएं हैं वो हमारा जो सांस्कृतिक जो पर्यावरण होता है उसकी रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। मानव जो क्रियाकलाप करता है उसकी सब जगह छाप देखी जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में पर्यावरण पर जो छाप दिखाई दे रही है, पर्यावरण जो प्रदूषित दिखाई दे रहा है, उसमें भी हमारा ही हाथ है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों में व तरंगित पहाड़ियों में चरागाहों, तटों पर पत्तन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि मानव की ही देन है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, तटों पर पत्तनों का निर्माण कर रहे हैं, पहाड़ियों पर चरागाह हमें चाहिए, महासागरीय तलों पर समुद्री मार्ग चाहिए हमें, अंतरिक्ष में उपग्रह हमने स्थापित कर दिए हैं। पहले के विद्वानों ने इसे संभाव्यवाद का नाम दिया था। किसका? संभाव्यवाद का। तो पहले हमारा आया था प्राकृतिक निश्चयवाद, और अब आया हमारा क्वेश्चन संभाव्यवाद। निश्चयवाद का अर्थ होता है कि जिसमें कोई फेरबदल न किए जाए, प्रकृति जिस अनुसार कार्य कर रही है उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन संभाव्यवाद का अर्थ है कि मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति से बेहतर जो है वो प्रूव करने की कोशिश की है, या मनुष्य जो है अपने विकास के उद्देश्य से कुछ फेरबदल करता है प्रकृति में, लेकिन बहुत अधिक नहीं। इट मीन्स कुछ निश्चित लिमिट्स तक वो फेरबदल करता है, उसे ही संभाव्यवाद का नाम दिया गया है। जैसे अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करना, पहले जो है ऐसा नहीं होता था, लेकिन वर्तमान में हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपग्रह स्थापित किए। तो ये क्या है? संभाव्यवाद है। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, और तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है, और इसे ही संभाव्यवाद का नाम दिया जाता है। प्रकृति पर मानवीय प्रयासों की छाप को ही संभाव्यवाद कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण कैसे हुआ? यस, ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें और भारी हिम अर्थात बर्फ का पड़ना। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, अर्थात दिखाई नहीं देता, सूर्य दिखाई नहीं देता। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है, और सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं उसकी कार में, और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाई रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है, अर्थात वहाँ पर हीटर चलते रहते हैं कृत्रिम ढंग से, अर्थात मानव द्वारा बनाई गई इंस्ट्रूमेंट से। और विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। जो विश्वविद्यालय है जिसमें वो काम करती है, अर्थात जिसे हम कॉलेज कहते हैं, जिसमें वह काम करती है, वो कांच के एक गुंबद के नीचे, अर्थात कांच की एक परत के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है। अर्थात क्यों बना हुआ है वो कांच के गुंबद से? उसके ऊपर कांच के शीशे की परत क्यों है? ताकि बर्फ जो है ना गिर सके, बर्फ ऊपर ही रह जाए इसलिए। और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है, और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्ण कटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं, जहाँ पर गर्मी होती है उन क्षेत्रों से मंगवाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, यद्यपि
कैरी 58 वर्षीय, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ व युवा दिखाई देती है। तो ये क्या यहाँ पर बताया गया है कि जो मनुष्य ने प्रकृति का मानवीकरण कैसे कर दिया है। जैसे कि हम वायुयान के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की सहायता से दूर दूर बैठे लोगों से जुड़ सकते हैं, मनपसंद टेलीविजन सीरियल देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं का या तकनीकी का विकास कर लिया है। यही प्रकृति का मानवीकरण है। अब देखिए क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई। इट मीन्स पहले तो आदि मानव जो है वो उसे प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था अपने भोजन के लिए भी, लेकिन वर्तमान में हमने काफ़ी विकास कर लिया है। ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई। यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं। क्या बात समझ रहे हो बेटा। यहाँ पे बताया गया है कि वहाँ पर विश्वविद्यालय पर जो ग्लास का जो कवरेज लगाया हुआ है वो प्रकृति की विपरीत दशाएं होने पर भी मनुष्य ने अपनी दिमाग से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर ली हैं, अपनी तकनीकी से ऐसी प्रौद्योगिकी से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर ली हैं कि वहाँ भी जीवन संभव है, या वहाँ के लोग भी जो है इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में रह सकते हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांत को जानते हैं। ऐसी उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है, और उन्होंने इसे नव निश्चयवाद तथा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। अब यहाँ पर भूगोलवेत्ता ग्रिफ्थ टेलर की बात कही गई है। ग्रिफ्थ टेलर ने जो है, हमारे पास अब तक दो धारणाएं आई बेटा। पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसका अर्थ था कि पर्यावरण में कोई फेरबदल नहीं हो सकता, पर्यावरण निश्चित है, मनुष्य अपने को पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित कर सकता है, लेकिन पर्यावरण जो है मनुष्य के अनुसार चेंज नहीं हो सकता। संभाव्यवाद में बताया गया कि मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन कर सकता है, संभावना खोज सकता है पर्यावरण में परिवर्तन की। और जो है ग्रिफ्थ टेलर जो कि एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, उन्होंने जो है एक बीच की धारणा प्रस्तुत की। पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाव्यवाद के बीच मध्य की जो धारणा प्रस्तुत की उसे नव निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नव निश्चयवाद की जो धारणा है, नव निश्चयवाद का जो विचार है वो किसने दिया। ग्रिफ्थ टेलर ने। रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया गया इसे। तो ये भी बन सकता है कि नव निश्चयवाद को अन्य दूसरे किस नाम से जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए बत्तियां होती है। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुको। एम्बर या पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है, और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है पर्यावरणीय निश्चयवाद, और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें जो अपनी बत्ती होती है, किस चीज़ की, चौराहे पर यातायात नियंत्रण की बत्ती, उसके माध्यम से समझाया गया है कि यदि हम प्रकृति का अधिक दोहन करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए रेड जो है बत्ती हमारे सामने क्रिएट कर देगी, अर्थात फिर हम प्रकृति का जो है वो प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाएगी। प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर नहीं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा। जहाँ जहाँ प्रकृति का हम अधिक दोहन कर देंगे या प्रकृति हमारे लिए लाल बत्ती जो है जला देगी, वहाँ पर हमें उत्तर देना होगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति हमारे विरुद्ध हो जाएगी। और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं।
यदि प्रकृति जहाँ तक हमें अनुमति देती है वहाँ तक हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जहाँ अति हो जाती है वहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए, या जहाँ प्रकृति का रेड सिग्नल आ जाता है वहाँ हमें रुक जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में, हम सीमाओं में रहकर जो है वो प्रकृति का प्रयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण को, जिससे पर्यावरण को हानि न हो, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है और अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। अगर हम चाहे रफ्तार हमारे व्हीकल की है, चाहे प्रकृति के दोहन की है, अंधाधुंध यदि किसी भी चीज की रफ्तार है तो वो दुर्घटनाओं को जन्म देती है। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, ये क्या है? प्रकृति के अत्यधिक दोहन के परिणाम है, या हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण पर हमारे अति प्रयोग के क्या क्या, पर्यावरण के अति प्रयोग के क्या क्या प्रभाव वर्तमान में हम देख सकते हैं। ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, लगातार पतली होती जा रही है। भूमंडलीय तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, पीछे हटती हिम नदियां, निम्नीकृत भूमियां, भूमि लगातार निम्नीकृत हो रही है। हिम नदियां जो है वो लगातार क्या हो रही हैं, उन बर्फ जो है वो लगातार, ग्लेशियर जो है लगातार पिघलते जा रहे हैं पृथ्वी के तापमान के बढ़ जाने के कारण। नव निश्चयवाद संकल्पात्मक ढंग से एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है, जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन अद्वितीयवाद को निष्फल करता है। यहाँ पर बताया गया है आपको कि जो नव निश्चयवाद की जो अवधारणा टेलर ने दी है, इसमें उन्होंने बताया है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर ही हम अपने जीवन को सफल रूप से जी सकते हैं। तो यहाँ तक आज हम करेंगे बेटा, इसके आगे कल समय के गलियारों से मानव भूगोल, ये कल करेंगे। आज आपको जो कुछ पढ़ाया गया है उसमें से आप वेरी शॉर्ट आंसर फाइंड आउट करें। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बना वहाँ मैंने आपको बताया। लास्ट में भी अपना एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति के अति दोहन से कौन कौन से परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, भूमंडलीय तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और हिम नदियां लगातार पिघलती जा रही हैं, पीछे हटती जा रही हैं, भूमि निम्नीकृत होती जा रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बीच बीच में जहाँ जहाँ हमारे आते हैं वहाँ वहाँ हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।